तो एक टाइम के बाद तो ऐसा हो गया था कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे पता था कि कुछ दिन ऐसे ज़रूर आएंगे कि जब आपको ये फील होगा कि अरे यार लाइफ बर्बाद हो गई है बिल्कुल, और पता नहीं होगा नहीं होगा क्या करें, यू फील वेरी लो। और उस दौरान आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको खुद को शांत रखना है। अगले दिन एग्ज़ाम है, नॉर्मली आई एम नॉट दैट कैजुअल विद माई एग्जाम्स, बट दैट डे 6 घंटा निकल गया एंड हमें पता ही नहीं चला। एंड दैट डे एक्चुअली आई डिसाइडेड दैट आई वुड परस्यू सिविल सर्विसेज। तो हम सर ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हमारी ज़िंदगी किस तरीके से बदलती है, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, और सर आपके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? There are two kind of things. One, what you can control and one you cannot control. So I always try to focus on those things that actually I can control. तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो जनरली हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं? ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत की है। पढ़ने के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। तो अगर आप रात को 10 से 11 के बीच में सो सकते हो और सुबह 4 से 5 के बीच में जग के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, जबकि सब कुछ वातावरण, आपका मन, मस्तिष्क, सब कुछ एकदम शांत होता है, तो आप जो अपने सबसे मुश्किल टॉपिक्स हैं उनको आप अपने मॉर्निंग के टाइम में बहुत प्रोडक्टिवली फिनिश कर सकते हो। मेरी जर्नी चलती है कि पहले मैं उन बुक्स से शुरू करूँगा, मैं एनसीईआरटीज़ के थ्रू जाऊँगा, फिर मैं अपना नोट्स प्रिपेयर करूंगा, उसके बाद मैं उसे रिवाइज करूंगा, फिर मैं मॉक टेस्ट लगा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके तब मैं यूपीएससी तक पहुंचूंगा। अगर आप अपने जर्नी में पीछे जाना चाहें तो सर आप उस अमित कुमार को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में है अभी? मेरा ये मानना है कि उस एग्जाम के जितना करीब रह के आप तैयारी करेंगे, आपको एफर्ट उतना कम लगाना पड़ेगा और आपकी सक्सेस के चांसेस उतना बढ़ जाते हैं। अगर सर आप कंफर्टेबल हो तो हम चाहेंगे सर जो आपका फाइनल इंटरव्यू हुआ वहाँ से आप कोई इंटरेस्टिंग या फिर आप कोई टफ क्वेश्चन हमें बताएं, हमारे साथ साझा करें, ताकि हमें रियल में पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड के अंदर। जब तक भारत दर्शन आप खत्म करते हैं, यू वुड हैव सीन द टैंक्स, ऑल फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, guns, artillery, missiles. That exposure that you get is unparalleled. Interview mindset. Either you will drive it or the board will. जय हिंद दोस्तों हमने यूपीएससी से संबंधित बहुत सारे किस्से सुने हैं, बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, हमने बहुत सारी फिल्में ऐसे देखी हैं जिसमें यूपीएससी एग्जाम के बारे में, यूपीएससी एग्जाम में जो कैंडिडेट होता है उसके बारे में, उसकी पूरी लाइफ जर्नी को दिखाया जाता है। बट आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनकी जर्नी इतनी मोटिवेटिंग है, जिन्होंने खुद यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उनकी जर्नी को समझने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से उन्होंने बीटेक कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, फिर पीएसयू में जॉब किया, उसके बाद उन्होंने यूपीएससी का ईपीएफओ एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर उन्होंने लास्ट में यूपीएससी एग्जाम भी क्वालिफाई किया और आज वो एक आईडीएएस ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जर्नी काफी मोटिवेटिंग है, आप उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप उनसे सजेशन ले सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भी। तो आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आज के इस वीडियो में हमारे साथ है श्री अमित कुमार सर, जो कि एक इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के ऑफिसर हैं और आज के इस वीडियो में हम सर के साथ ही बातचीत करेंगे और सर की जर्नी, एक्सपीरियंस और सजेशन को जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। Thank you, Aman, for inviting me. Really privileged to be here. My pleasure, sir. सर सबसे पहले तो सर हम आपकी जर्नी को यहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे इस वीडियो को, क्योंकि सर जब मैं आपकी जर्नी देख रहा था तो मैंने देखा कि आपका जो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है ये आपके 9th अटेम्प्ट में हुआ है, जो कि सर अपने आप में एक मतलब दृढ़ संकल्प दिखाता है कि आप अपने एग्जाम को लेकर कितने मोटिवेटेड थे। तो सबसे पहला हमारा प्रयास आपसे क्वेश्चन जो हमारा है वो यही है कि आप इस बीच रुके क्यों नहीं और वो कौन सा फायर था जो आपके अंदर जलता रहा और आपने यूपीएससी एग्जाम को देने के बारे में सोचा और आपने फाइनली उसे क्लियर किया? अमन, जब मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज परस्यू करना है, उसके बाद मैंने कभी अपने डिसीजन से बैक ट्रैक नहीं किया, मैंने कभी उसके बारे में दोबारा नहीं सोचा, कभी उस चीज़ पे डाउट नहीं किया और मैंने मेंस कई बार दिया है और मैंने इंटरव्यू ईपीएफओ के टाइम पे क्लियर किया था, तो कभी ये सेल्फ डाउट रहा ही नहीं। इट वाज ऑलवेज अ मैटर ऑफ टाइम। एंड जहाँ तक 9 अटेम्प्ट की बात है तो यूपीएससी इज सच अ साइकिल, वंस यू गेट इनटू दैट साइकिल, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एक लूप की तरह है, तो एक्चुअली आपको पता भी नहीं चलता, यू लूज द सेंस ऑफ टाइम के 1 2 3 4 अटेम्प्ट एक्चुअली कैसे निकल जाते हैं। जी
सर आपकी जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जब आपने सोचा हो कि अब मुझे यूपीएससी एग्जाम आगे नहीं देना है? और सर आपकी जर्नी के अंदर आपके लिए सबसे टफ टाइम कौन-सा रहा? और जिस टाइम को आपको लगा कि अब मुझे यूपीएससी एग्जाम के बारे में आगे नहीं सोचना चाहिए, सर ऐसा कोई टाइम रहा आपकी जर्नी में? अ, एक चीज़ ये है कि आई थिंक अगर हम ये बात करते हैं कि जर्नी के दौरान कभी ऐसा लगा हो कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, क्यों साल बर्बाद कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं या अपनी जॉब में कंटिन्यू करते हैं, ऐसा मोमेंट कभी नहीं आया। एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मुझे कभी इस चीज़ पे डाउट नहीं रहा कि मुझे क्या करना है। बट अगर आप ये पूछें कि क्या कभी वो मोमेंट आया है जब आपको ये फ़ील हुआ यू फ़ील वेरी लो और आपको लगता है कि अरे यार अगर प्राइवेट में होते तो शायद बेटर रहता, कहाँ फँस गए, चीज़ें निकल नहीं आ रही हैं, समझ नहीं पा रहे हो, आप एंग्ज़ियस हो रहे हो। वो मोमेंट्स प्रिपरेशन में ज़रूर आते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली आई रियलाइज़ दिस थिंग कि ये मोमेंट्स शायद एक प्रिपरेशन का पार्ट ही हैं। तो एक टाइम के बाद तो ऐसा हो गया था कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे पता था कि कुछ दिन ऐसे ज़रूर आएँगे कि जब आपको ये फ़ील होगा कि अरे यार लाइफ़ बर्बाद हो गई है बिल्कुल और पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या करें? एंड यू वुड फ़ील वेरी लो। जी। और उस दौरान आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको खुद को शांत रखना है, आपको जो कर रहे हैं आप उसे करते रहिए, दैट मोमेंट विल कम एंड दैट मोमेंट विल जस्ट पास अवे, जस्ट कंसिडर इट एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा सबसे चैलेंजिंग फेज मेरी प्रिपरेशन का कौन सा रहा है? सर्टेनली लास्ट अटेम्प्ट मेरी प्रिपरेशन का सबसे चैलेंजिंग फेज था बिकॉज उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना जी। चाहूँगा। अ, सबसे पहली चीज़ तो लास्ट अटेम्प्ट का प्रेशर अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ अब यहाँ पे अगर कुछ भी गलती होती है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो देन आपकी इतने सालों की जो प्रिपरेशन है, मेहनत है, वो सब वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे और उस वक़्त मेरे लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे कोविड का दौर चल रहा था एंड मैं ईपीएफओ में था तो वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ पब्लिक डीलिंग। तो मुझे मेरे स्टाफ का भी ध्यान रखना था, मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना था, मुझे जो हमारे ईपीएफओ के पेंशनर्स थे, जो हमारे ऑफिसेज़ में और जो सब्सक्राइबर्स थे, जो डेली बेसिस पे आते थे, मुझे उनका भी ध्यान रखना था। तो एक फ़ेज़ वो उस वज़ह से भी ज़्यादा चैलेंजिंग था। नेक्स्ट थिंग इज़ उस वक़्त मैं अमरावती में पोस्टेड था और अमरावती में मुझे तकरीबन 4 साल हो गए थे। तो मेरा एक कम्फ़र्ट ज़ोन था तो लास्ट अटेम्प्ट था तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रैटेजी बना के उसके हिसाब से शुरू किया। बट कुछ महीनों के बाद जी। मेरा ट्रांसफ़र हो गया हिसार के लिए। सो अब आपका ट्रांसफ़र चूँकि हो गया है तो आपको बहुत सारी जो है ऑफ़िस प्रोसीजर्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं। आपको बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस फुलफ़िल करने रहते हैं जहाँ पे आप इतने सालों तक रहे हो। तो दैट टूक अ लॉट ऑफ टाइम एंड उसके बाद जब मैंने अपना नया ऑफ़िस जॉइन किया, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट द सिचुएशन वाज़। जी। मेरे पास पहले एक डिस्ट्रिक्ट था अमरावती में बट हिसार के अंदर एक्चुअली I got district office Hisar has it had 3 districts jurisdiction। तो पहले तो वो काम उस सेंस में बढ़ गया। जैसे ही मैंने वो ऑफिस ज्वाइन किया तो आते ही फर्स्ट डे आई वाज टोल्ड जी। कि 6 साल पुराने तक के जितने कंप्लायंस के केसेस हैं, हम लोग अभी फास्ट ट्रैक मोड पे चल रहे हैं, आपको 1 वीक के अंदर वो सारे क्लोज़ करने हैं। एंड दैट काइंड ऑफ वर्क आई एक्चुअली डिड नॉट डू मच बाय दैट टाइम। सो नई जगह सेटल होना, घर खोजना, सेटल होना वहाँ पे, नया काम, नया स्टाफ, तो इट वाज़ चैलेंजिंग। तो उस वक़्त जो भी मैं चीज़ें प्रिपेयर कर रहा था, टेस्ट सीरीज़ जो मैं लगा रहा था, वो कम से कम 4-5 महीने के लिए वो सब डिसरप्ट हो गया। जी। एंड आई रियली पैनिक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज़ लास्ट अटेम्प्ट और मुझे चीज़ें लिटरली अपने हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही थी। ऑफ़िस बहुत डिमांडिंग था। शाम को देर तक भी काम करना पड़ता था, तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल समय नहीं बचता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माइट कम
देन हाउ डिड यू डू इट? जी। सो अब मेरे पास उस वक़्त लिटरली खोने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने देखा कि मेरे पास कितनी छुट्टियाँ हैं, तो आई हैड 57 लीव। मैंने पहले तो सारी डाल दी, तो मेरे पास 15 दिन एग्ज़ाम के लिए और 42 दिन प्रिपेयर करने के लिए थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन मेरी सारी प्रिपरेशन एक्चुअली फिर उन 42 दिन की है, जो कि मैंने वहाँ एक बार फिर स्क्रैच से शुरू की। अच्छा। तो मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस जॉइन की, नोट्स के लिए, जीएस की, एथिक्स की, टेस्ट सीरीज़ जॉइन की एंड मैंने लेकिन मेरे पास दिन अब भी बहुत कम थे, सिर्फ़ 42 दिन थे। एंड आई वाज़ लाइक कि व्हाट टू डू, 42 दिन तो ऐसे ही निकल जाएँगे, तो क्या कर सकते हैं? देन आई थॉट अ थिंग, मुझे लगा यार 42 दिन में तो काम नहीं होगा। मैंने 1 दिन के 4 हिस्से बना लिए जी। और ये पहली बार था जब रात को देर तक पढ़ने की बजाय मैंने रात को टाइम पे सो के सुबह जल्दी उठना शुरू किया। जी। तो पहला जो मेरा फ़ेज़ होता था दिन का, वो मैं सुबह 4 सवा 4 बजे उठता था और साढ़े 4 से 5 बजे के बीच में मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता था। तो तब से लेके और सुबह 9 साढ़े 9 ब्रेकफ़ास्ट के टाइम तक दैट वाज़ माय फर्स्ट फ़ेज़ ऑफ स्टडी। जी। सेकंड इज़ ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद दैट वाज़ द सेकंड राउंड लंच तक में भी 1 डेढ़ बजे तक के बीच में 10 साढ़े 10 से वो 3-4 घंटे का जो समय होता था दैट वाज़ माय सेकंड राउंड। एंड देन लंच के बाद शाम को 7 साढ़े 7 तक इवनिंग डिनर तक दैट वाज़ द थर्ड राउंड एंड देन उसके बाद सोने तक दैट वाज़ द फोर्थ राउंड। जी। तो 1 दिन के मैंने एक्चुअली 4 दिन बना लिए एंड अनदर थिंग दैट आई डिड वाज़ दैट कि मेरे पास एक अलार्म क्लॉक थी और मैं नीचे जी। बैठ के पढ़ता था। तो मैं हमेशा उसको अपनी आँखों के सामने रखता था और मैं उस टाइम का ट्रैक रखता था। तो अब मेरे पास 42 दिन नहीं थे एक्चुअली, मेरे पास 42 गुना 4 दिन थे। जी। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को, अपने टाइम को इस तरीके से मैक्सिमाइज़ किया। मैंने सारी जो भी और अदर डिस्ट्रैक्शंस हो सकती थी, मैंने वो सारी हटाई। मैंने चूँकि मेरे पास टाइम कम था, मुझे पता था इस बात का, तो मैंने अपना जो कंटेंट था, उसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल लिमिटेड कंटेंट था, मैंने उसे रखा। मैंने सिर्फ़ उन टॉपिक्स को उठाया जो मुझे मालूम था कि मैं पढ़ सकता हूँ और इतने टाइम में रिवाइज़ कर सकता हूँ। और आई थिंक दैट थिंग पेड ऑफ इवेंचुअली। जी। सर एक क्वेश्चन सर हमारा यहाँ पे ये है, क्योंकि सर हम देखते हैं जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करने आता है तो सर हम अपना 100% देता है वहाँ पे। उसे लगता है कि मैं अपना 100% दूँगा और सर उसके बावजूद हम देखते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्योंकि सीट लिमिटेड है, तो उन्हें फेलियर का सामना करना होता है। तो सर यहाँ पे अब आपकी लाइफ से हम थोड़ा-सा ये क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहेंगे कि सर जब आप फेलियर का सामना करते थे, तो सर उस टाइम आप अपने आप को किस तरीके से मतलब मोटिवेट करते थे और अपने आप को और स्ट्रॉन्गर बना के आप किस तरीके से कमबैक करते थे? अ, 5 से 10 लाख एस्पायरेंट्स हर साल ये एग्ज़ाम देते हैं। जी। सीट्स 1000, 1500 मैक्सिमम इतनी रहती हैं। तो देयर इज़ अ गुड चांस कि कभी ना कभी आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। इतने सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद अब मुझे फेलियर से सेटबैक फ़ील नहीं होता, बट स्टिल इट्स स्टिल पेनफुल। वो आपको तकलीफ़ तो ज़रूर होती है। जी। तो स्टार्टिंग में जब हम अकेले प्रिपेयर कर रहे होते थे और रिज़ल्ट आता था जिस दिन और आपका किसी भी स्टेज पे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो, आपका सिलेक्शन जब नहीं होता है, तब बहुत सारे लोगों की एक्चुअली नज़रें आप पे होती हैं। जी। सबसे पहले आपको आपकी फैमिली को बताना पड़ता है कि नहीं, इस बार नहीं हुआ। उसके बाद आपके फ्रेंड्स को, जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनको बताना होता है। बहुत सारे लोगों को आप मैसेजेस पे बताते हो, बहुत सारे लोगों को आप फ़ोन कॉल्स पे बताते हो और बहुत सारी अलग-अलग तरह की रिएक्शंस भी आप फेस करते हो। कुछ लोग आपको एनकरेज भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं। जी। अब उसके बाद जब कुछ साल बीत गए, तो एक बहुत अच्छा पीयर ग्रुप बन गया। तो इन द सेंस के सर्विस में मेरे साथ जो लोग थे, वो भी साथ में एग्ज़ाम दे रहे थे। अब उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है, तो
कुछ का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं होता है। तो जब आप अब उस लिस्ट में होते हो तब क्या होता है कि आपके साथियों को लोग कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं एंड आपको थोड़ा-सा इग्नोर कर दिया जाता है। और उस इग्नोर करने का रीज़न जस्ट इतना होता है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। तो उस टाइम पे आपको और एक अलग तरह की तकलीफ़ होती है कि देखो उन बाकी लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं एंड मेरा सिलेक्शन जो है वो रह गया। तो फिर अब सवाल आता है कि भई इन सिचुएशन से एक्चुअली कैसे डील किया जाए? सबसे पहले तो आपको यू विल हैव टू कांग्रेचुलेट दोज़ हू हैव सक्सीडेड बिकॉज़ they have also worked very hard and they deserved it. So they got into. So you'll have to do that. Once that is done, then आप थोड़ा सा खुद को साइड लाइन पे रख सकते हो, थोड़ा सा गायब हो सकते हो। यू कैन इंडल्ज इनटू लाइक आपको कुछ अच्छा खाना है, कुछ बिंज वॉचिंग करनी है, कुछ आपको अपनी कोई हॉबी परस्यू करनी है। यू कैन एंगेज योरसेल्फ इनटू समथिंग जो कि आपको आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन का काम करे। Now, why we are doing this is that because it's important, you know, वो फीलिंग को सिंक इन होना बहुत ज़रूरी है। इट टेक्स सम टाइम। बट जब वो सिचुएशन आपकी आपकी फीलिंग जब सिंक इन हो जाती है, 1-2 दिन लगेंगे आपको मे बी। उसके बाद देन यू सिट विद योरसेल्फ एंड देन तब आपको एक चीज़ का रियलाइज़ होगा कि अब आप चाहे कितना भी कोशिश करो, ये अटेम्प्ट आपका चला गया है। तो अब आपके पास ये अटेम्प्ट नहीं है। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है। सो नाउ you'd डू द इंट्रोस्पेक्शन कि एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या गलतियाँ हुई? क्या सुधार किया जा सकता है? आप अगले साल के लिए और बड़े टारगेट्स बनाते हो। आप अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है एंड उसके बाद फिर आप दोबारा से शुरू करते हो। सो दिस इज़ द जर्नी। सर हम आपकी जर्नी में थोड़ा-सा पीछे जाते हैं। सर आप एक बीटेक ग्रेजुएट हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीटेक पे आप चूँकि बीटेक कर रहे थे, आप तो सर आपने सिविल सर्विस के बारे में कब सोचा कि मुझे आगे सिविल सर्विस देना है? और आपने इंजीनियर से सिविल सर्विस के लिए अपने आप को किस मोमेंट से वो कौन-सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि नहीं अब मुझे आगे यूपीएससी एग्ज़ाम देना है? ओके मुझे याद आता है 5th सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे और उससे जस्ट 1 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। तब तक मैं एमबीए करना चाहता था। बट उस दिन अ, हमने सोचा आपस में कि हम लोग अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, जो डिसीजन हम लेंगे, ठीक है, हाउ दैट विल शेप आवर पर्सनालिटी, ठीक है, हमें अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है। और वो सारी चीज़ें करने के बाद तो एट दैट डे एंड उस दिन हमें टाइम का पता ही नहीं चला। अगले दिन एग्ज़ाम है, नॉर्मली आई एम नॉट दैट कैजुअल विद माय एग्ज़ाम्स बट दैट डे 6 घंटा निकल गया एंड हमें पता ही नहीं चला एंड दैट डे एक्चुअली आई डिसाइडेड दैट आई वुड परस्यू सिविल सर्विसेज। सो मेरे लिए इट वाज़ नॉट अ चाइल्डहुड ड्रीम, इट वाज़ दैट डिसीजन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आई गेव सफिशिएंट टाइम ऑन दिस थिंग that this is actually what I want from my life. And once I decided that, I never looked back on that decision. सर चूँकि जब आप अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, उस टाइम आप अपनी स्टडी के साथ-साथ एक फुल टाइम जॉब भी करते थे। आप 8 आवर्स की एक जॉब भी करते थे मतलब आपने पहले प्राइवेट सेक्टर में किया, फिर पीएसयू में किया, फिर आपने ईपीएफओ के अंदर किया। तो सर आप अलग-अलग जगह पे जॉब करते थे मतलब अलग-अलग टाइम पे मतलब जो पहले आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, फिर आपने पीएसयू किया, फिर आपने ईपीएफओ के अंदर किया। तो सर मैं आपको देख पा रहा था कि आपकी पूरी जर्नी जो रही है स्टडी की, उसमें आप फुल टाइम जॉब के साथ ही करते थे। तो सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अपने आप जो टाइम आपका था, उसको आप किस तरीके से बैलेंस करते थे? कि आपका जो जॉब रोल था, आप उसको भी टाइम दे पा रहे थे, आप अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे पा रहे थे? मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार कोचिंग ली, एक क्रैश कोर्स किया था प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। इसके अलावा मैं कोचिंग नहीं ले पाया क्योंकि शायद मेरे पास उतना समय नहीं था जी। जॉब के साथ। जॉब के साथ
टाइम का कंस्ट्रेंट आपके पास हमेशा रहता है बिकॉज एक जनरली जॉब्स के अंदर वर्क प्रेशर थोड़ा सा साइक्लिकल होता है। जी। एक फेज होता है कि जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे ईयर एंड के ऊपर आपके ऊपर टर्नओवर के टारगेट्स होते हैं एंड ऑल दैट। कई बार कुछ फेज होता है जब आपके पास जो है थोड़ा सा टाइम लीनियंट होता है। दूसरा, जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो you'd realize कि मेंस के टाइम पे यू हैव टू गिव द फुल फोकस ऑन द प्रिपरेशन। वो जो 2-3 महीने का जो टाइम होता है, तो जी। उस वक्त आपको आपकी जॉब को बिल्कुल नेग्लेक्ट करना पड़ता है। जनरली आप छुट्टियां भी ले लेते हो बीच में, 15-20 दिन, 1 महीने की। तो जब आप मेंस दे के आते हो वापस, तो यू हैव टू कंपनसेट फॉर दैट एंड वहाँ पे आपका टाइम जाता है। तो अब जी। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, लाइक व्हाट आई हैव रियलाइज्ड दिस दैट कि ये तो 1 साल की जर्नी है। तो पहले आपको अपना नॉलेज बेस तैयार करना है, जी। आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देते हो, राइट? तो होता क्या था बेसिकली कि जी। ये जो इंटेंस स्टडी है, 3 बजे तक, 4 बजे तक भी हम पढ़े, बट वो 4-5 महीने तक ही हो पाती थी। उसकी वजह से क्या होता था कि आप बेयरली अपना सिलेबस ही कवर कर पाते हो। जी। तो जब आप एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जनरली नहीं की होती हुँ। और वही चीज़ फिर जो है कहीं न कहीं फेलियर का कारण बनती है। अब एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, तो मेंस का रिज़ल्ट आपका जब तक आएगा, चाहे आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, तब तक आपका एग्ज़ाम का जो है वक़्त नज़दीक आ जाता है, वही 3-4 महीने रह जाते हैं, तो आप एक लूप के अंदर फँस जाते हो। जी। बट हैविंग सेड दैट टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो या तो आप 1 साल ले लीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए और अगले साल आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए, नोट्स को रिवाइज़ करते हुए आप अटेम्प्ट दीजिए। या फिर आप एक टाइम बाउंड अप्रोच रखिए ये अलग-अलग फेजेज़ को कवर करने के लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन का कोई भी क्रिटिकल एस्पेक्ट मिस ना हो। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट जो हमें समझनी चाहिए कि जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एवरीवन कम्स विद देयर ओन कंस्ट्रेंट्स। जी। आपका कंस्ट्रेंट टाइम हो सकता है, बट किसी और का कंस्ट्रेंट आप देखिए कि आपको इससे मिल भी तो रहा है कुछ बदले में। वो क्या मिल रहा है? आपके पास एक बैकअप ऑलरेडी है। आप के पास जॉब सिक्योरिटी है, आपको अपने जॉब से जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो जो एक्सपोज़र मिल रहा है, उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है जी। एंड आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है, तो आप बहुत चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा हो, उसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उसके पास हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हों। तो इसलिए आप भले ही इट इज़ डिफ़िकल्ट, you have your constraints, but one should not complain about that because everyone who has cleared this exam, they succeed this exam despite their own set of constraints. जी। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे मन में है क्योंकि सर जनरली हम सुनते हैं कि जो लोग बीटेक ग्रेजुएट होते हैं यूपीएससी उनके लिए आसान होता है ऐसा एक मतलब लोग बोलते रहते हैं। तो सर हम आपके एक्सपीरियंस पर यहाँ पे आना चाहेंगे कि सर आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा क्योंकि आप भी बीटेक ग्रेजुएट हैं। तो सर जो आपकी टेक्निकल डिग्री रही है उसने आपको हेल्प किया यूपीएससी जर्नी में या फिर यूपीएससी के अंदर जो ह्यूमैनिटी का सिलेबस है वहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस हुआ सर क्या मेन सर क्या होता है रियलिटी क्या है? पहले अटेम्प्ट में तो आई वुड से फ़ायदा हुआ था अच्छा सर। बिकॉज़ अब बीटेक की है तो एक एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड होता है। उस सीसेट के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट 180 प्लस मार्क्स। तो उसके बाद क्या है कि प्रीलिम्स आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाता है क्लियर करना। 2 अटेम्प्ट के बाद ऑल्दो इट बिकेम क्वालिफाइंग, जी। तो वो जो आपका कह लीजिए कि एज था, वो उसके बाद फिर नहीं रहा। मैंने प्रिपरेशन के दौरान हमेशा एक चीज़ समझी है कि देयर आर 2 काइंड ऑफ थिंग्स, वन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड वन यू कैन नॉट कंट्रोल। तो जी। आई ऑलवेज़ ट्राई टू फोकस ऑन दोज़ थिंग्स दैट एक्चुअली आई कैन कंट्रोल। सो एग्ज़ाम की डेट्स क्या हैं, यूपीएससी ने उसका सिलेबस क्या रखा हुआ है, ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो मैंने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे पता है कि ये सिलेबस और मुझे करना है।
इनिशियली न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना आपको बहुत बोरिंग लग सकता है। बट ये भी समझिए कि जब आप उस चीज़ को बार-बार पढ़ेंगे, तो वही चीज़ जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग होती चली जाती है। तो आई वुड से द एग्ज़ाम इज़ फेयरली बैलेंस्ड बिटवीन यू नो द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स। सर एक क्वेश्चन सर हमारा यहाँ पे कोचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि सर हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको कोचिंग लेनी होती है। तो सर आपने क्या किया, आपने कोचिंग ज्वाइन किया था कि नहीं ज्वाइन किया था? और सर साथ में आप हमें ये भी बताएं कि जो स्टूडेंट सेल्फ से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है एक अच्छी? मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था एंड दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ द कोचिंग दैट आई टुक। बट अगर हम सोचें कि कोचिंग की ज़रूरत किस लिए होती है, अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को सरल भाषा में कोचिंग में समझा सकता है, राइट? उसके अलावा आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक टाइम बाउंड वे में हो रही है। जी। ठीक है। अ, आपके पास डाउट्स क्लियर करने के लिए मेंटर्स होते हैं। आपको एक वहाँ पे पढ़ाई का अच्छा माहौल मिलता है। चांसेस हैं कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको अपने जैसा एक पीयर ग्रुप वहाँ पे मिल जाएगा जो आपको मोटिवेटेड रखेगा और ऑन ट्रैक रखेगा। ठीक है। इसके अलावा जो रिवीजन और टेस्ट सीरीज वाला जो पार्ट है वो भी उस कोचिंग प्रिपरेशन के साथ ही एम्बेडेड होता है। तो आपका वो एस्पेक्ट भी आपका टेक केयर हो जाता है। इस सेंस में अगर आप सोचेंगे तो आई थिंक इट रियली हेल्प्स। बट अच्छा, एक अगर आप बोलें कि आपके पास समय नहीं आपको सूट करता या आपको लोकेशन सूट नहीं करती, तो कोविड के बाद ऑनलाइन कोचिंग का जो प्रचलन बढ़ा है, वो उसने इन दिक्कतों को ख़त्म कर दिया है। जी। तो आप अपने पेस के हिसाब से आप एक डिसिप्लिन्ड वे में अपने घर बैठ के जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट कोचिंग में और डिसएडवांटेज क्या है? कोचिंग अफोर्डेबल सबके लिए शायद ना हो। पहला चीज़। दूसरी चीज़ है कि कंपटीशन आपको 5 से 10 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं बट एक्चुअल जो कंपटीशन होता है वो कुछ हज़ार लोगों में ही होता है बिकॉज़ एवरीबॉडी इज़ नॉट दैट सीरियस एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आल्सो। जी। तो आपका जो पीयर ग्रुप है वो कितना सीरियस है? अगर आपको अच्छा पीयर पीयर ग्रुप मिलता है तो दैट इज़ एन एसेट, बट अगर नहीं मिलता तो दैट बिकम्स अ लायबिलिटी आल्सो, राइट? अब सवाल आता है कि मान लीजिए आप कोचिंग के थ्रू नहीं सेल्फ स्टडी के थ्रू करना चाहते हैं तो हाउ यू कैन डू इट? तो आप देखिए कि भाई कोचिंग की चीज़ों को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो। मुझे इस चीज़ का मलाल है कि मुझे कभी एक पीयर ग्रुप नहीं मिला। मैंने हमेशा पढ़ाई अकेले की, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ अ गुड पीयर ग्रुप दैट मेक्स योर जर्नी वेरी इजी एंड फुलफिलिंग। अनदर थिंग इज़ दैट कि अगर आपको कोई मेंटर मिलते हैं जो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, यू कैन अप्रोच पीपल, ठीक है, फॉर गाइडेंस एंड लोग गाइड करते भी हैं अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं तो। नोट्स, वीडियोस, टेस्ट सीरीज ये आपको मार्केट से फोटोकॉपीड और अदरवाइज आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपको चीज़ों का ध्यान क्या रखना है कि आपको एक तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए कि आपको चीज़ों को टाइम बाउंड वे में ख़त्म करना है। वो ओनस अब आपके ऊपर है जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर था। ठीक है। और दूसरा, अब चूंकि आपको सेल्फ मोटिवेट रखने की जिम्मेदारी भी अब आपके ऊपर ही है। तो खुद को मोटिवेटेड भी रखना है, अपने सिलेबस को भी कंटेन्ड रखना है और अपनी प्रिपरेशन को टाइम बाउंड वे में करना है। और अगर आपके पास एक अच्छा पीयर ग्रुप, कुछ मेंटरशिप अगर आपके पास मिल गई तो आई थिंक फिर आप बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी। सर जैसे कि अभी आपने अपने आंसर में गाइडेंस की बात की, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनके पास एक सही गाइडेंस नहीं होती है और उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। या फिर कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास गाइडेंस होता है बट फिर भी उनसे मिस्टेक्स होती हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो जनरली हम क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी जर्नी के अंदर, तैयारी के अंदर?
ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत किए हैं। जी। डिस्ट्रैक्शंस से आपको हमेशा बचना चाहिए बिकॉज़ आपके आसपास ख़ास तौर पे आजकल मोबाइल और लैपटॉप्स और आपके आसपास और बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक आपको इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, सोशल मीडिया एंड ऑल। सेकंड थिंग, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे जो बताया गया था वो ये था कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर जी। प्रिपरेशन। उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो आई एक्चुअली स्टार्टेड माय जर्नी विद रीडिंग न्यूज़पेपर्स। सो मैं क्या करता था, मैं न्यूज़पेपर को पूरा टाइम देता था और उसमें से जो भी मुझे अच्छा लगता था, रेलेवेंट लगता था, वो मैं नोट्स बनाता जाता था एक रजिस्टर के अंदर। जी। तो देयर आर मल्टीपल रजिस्टर्स, बट वो दोबारा मैंने कभी नहीं पढ़े। ओके। So that was a mistake that can be avoided. Your preparation should be balanced. You'll have to prioritize your preparation. Then मृणाल की वीडियोस जैसे मैंने सुने, बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ अदरवाइज ऑक्यूपाई आई वाज ऑक्यूपाइड और वट फॉर वट एवर रीजन, मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो जी। वो जो उतना समय था कि जब आपने वो वीडियो सुने फिर उनके नोट्स तैयार किए बट आप उसको फिनिश नहीं कर पाए, तो दैट ऑल टाइम गोट वेस्टेड। तो आपके तो वही टाइम काम आएगा कि जब आपने वो जो पार्ट है प्रिपरेशन का उसको कंप्लीट किया है। जी। ठीक है, अधूरा तो आपके काम नहीं आता है। देन यू नो आई वुड से देर आर टू काइंड ऑफ सिचुएशंस। आप अपने टेम्परामेंट को अगर देखेंगे, one side you'd have complacency जी। and another side there is panic। तो कॉम्प्लेसेंसी में क्या होता है कि जब आप चीज़ों को, एक वक्त आता है जब आप चीज़ों को थोड़ा सा हल्के में लेने लगते हैं, हम्म। उस वक्त आपको खुद को ये इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ वेरी सीरियस, दैट विल डिसाइड नॉट जस्ट योर लाइफ बट ऑल यू नो, whom you know, and many others, जी। and you will have to become serious। कई बार आप इतने सीरियस हो जाते हैं कि आप लिटरली पैनिक कर जाते हैं उस बर्डन के नीचे। उस टाइम पे आपको उल्टा चलना पड़ता है, उस टाइम पे आपको खुद को बोलना पड़ता है कि जस्ट काम डाउन, दिस इज जस्ट अनदर एग्जाम। जी। व्हाट इज दिस, मतलब आपको एक अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना आता है, आपको उसको 20 से गुणा करना है, 20 आंसर लिखने हैं, वैसे ही आप कुछ पेपर देने हैं, एंड देन यू विल बी थ्रू, राइट? इट्स जस्ट एन एग्जाम। इट विल नॉट डिसाइड what kind of life you would have, whether irrespective whether you clear it or not। तो आपको हमेशा खुद को उस इन दोनों मेंटल सिचुएशन के बीच में रखना होता है। अदरवाइज इन दोनों सिचुएशन के अंदर जितना आप आते हैं, अदरवाइज तो उसमें बहुत टाइम आपको वेस्ट हो सकता है। सर एक और क्वेश्चन है जिसको एस्पिरेंट लेकर काफ़ी डाउटफुल रहता है, वो है सर कि स्टडी टाइमिंग की, कि हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए कि हमें नाइट में पढ़ना चाहिए? तो सर आप किस टाइम प पढ़ाई करते थे? और क्या सर ये अपने ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप पे अंडररेटेड नहीं है? अ, मैंने अपने पहले 8 अटेम्प्ट्स के अंदर रात में पढ़ाई की है, कभी जी। 2 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक भी। लेकिन 9वें अटेम्प्ट के अंदर आई चेंज्ड इट। वहाँ मैंने रात को जल्दी सो के और सुबह जल्दी उठ के पढ़ना शुरू किया। अभी अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, रात के वक़्त हम पढ़ाई क्यों करते हैं? हुँ। रात के वक़्त एक तो सब कुछ बहुत शांत होता है। हमें लगता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके मेबी साइड में रख देंगे, हुँ। ठीक है? और उसके बाद जो हम कंटिन्यूअसली कई घंटों तक पढ़ते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आता है। जी। उसके बाद जब हम 5 सुबह 5 बजे, 6 बजे जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारे पास एक सैटिस्फैक्शन होता है कि हमने कुछ काम फिनिश किया है। अगर पढ़ाई इस तरीके से हो रही है, देन आई थिंक इट्स स्टिल ओके। बट आई कैन डेफिनेटिवली से कि सुबह पढ़ना बेटर है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि इट डज़ नॉट डिपेंड कि आप सुबह 4 बजे पढ़ रहे हो या 5 बजे पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज़ डिपेंड तो ये करता है कि उसके बाद आप कितने घंटे सो रहे हो और दिन के टाइम पे आपको वो क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसा मिल रहा है, क्योंकि जी। वो आपके अगले दिन की परफॉर्मेंस को अफ़ेक्ट करता है।
पढ़ने के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। तो अगर आप रात को 10 से 11 के बीच में सो सकते हो और सुबह 4 से 5 के बीच में जग के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो, जबकि सब कुछ वातावरण, आपका मन, मस्तिष्क सब कुछ एकदम शांत होता है, तो आप जो अपने सबसे मुश्किल टॉपिक्स हैं, उनको आप अपने मॉर्निंग के टाइम में बहुत प्रोडक्टिवली फिनिश कर सकते हो। जी, तो उसका अगर आप ट्राई करेंगे, कुछ दिन आपको लगेगा एक बार, बट आप कभी ट्राई करके देखेंगे तो यू वुड फाइंड कि दैट इज़ एक्चुअली अ बेटर टेक्निक बिकॉज़ एंड अगर रात को मान लीजिए पढ़ते हुए अगर आप फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको बीच में नींद आ रही है, फिर जगने के लिए आप कॉफ़ी, चाय या और कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स का सहारा ले रहे हैं, तब तो और भी खराब है। जी। जबकि मॉर्निंग में तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इन सब चीज़ों की। तो आई कैन डेफिनेटिवली से कि आप ट्राई करेंगे तो यू वुड फाइंड दैट स्टडीइंग इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, इट्स अ बेटर टेक्निक। सर थोड़ा-सा हम अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर भी आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो सर सबसे पहले आप प्रीलिम्स से रिलेटेड हमें आपसे कुछ क्वेश्चन्स करने हैं। सर मान लीजिए मैं भी एक बिगिनर हूँ और मुझे यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना है। तो सर एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या होगी जिसको मैं अपने अप्रोच में लेके आऊँ और मैं उसके अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करूँ और मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ प्रीलिम्स के लिए? और सर साथ में ये भी बताएँ आप कि हमसे क्या गलती होती है प्रीलिम्स के तैयारी के अंदर जिससे हम प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं? प्रीलिम्स के अंदर सबसे पहले तो आपको सीसेट पे फोकस करना चाहिए कि वेयर डू यू जी, स्टैंड। मैंने बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स को देखा है जिनका मेंस बहुत अच्छा था, बट समहाउ वो सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए। मैंने जैसा आपको बताया, मुझे सीसेट में कभी परेशानी नहीं हुई। आई ऑलमोस्ट ऑलवेज गॉट अबव 150 प्लस मार्क्स, बट स्टिल जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया है सीसेट का, आई हैव गिव इट विद अटमोस्ट सीरियसनेस। मैंने वहाँ पे पूरा समय लगा के और एक-एक नंबर के लिए फाइट किया है, तो मैं अपने लिए कोई चांस ऐसा छोड़ता ही नहीं था कि कभी मेरा सीसेट में एटलीस्ट क्वालिफाई ना हो, तो दैट इज़ वन थिंग। देन सेकंड थिंग इज़ जो मॉक टेस्ट हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो व्हाट वुड हैपन इज़ दैट कि आपका जो स्ट्राइक रेट है जी, अटेम्प्ट करने का, दैट वुड इम्प्रूव। ठीक है? उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस एंड यू वुड बी एबल टू गेट मोर मार्क्स। अभी क्या है कि प्रीलिम्स के अंदर देयर नो स्कोर इज़ अ सेफ स्कोर। जी, अगर आप सोचें कि नहीं 100, 110, 120 दैट इज़ गुड इनफ, अभी इतने नंबर आ गए तो नो, you have to try to maximize your score because जी, it's always relative, कट ऑफ कभी कम भी जा सकता है, कभी ज्यादा भी जा सकता है, राइट? तो बहुत सारे सबसे पहले तो आपको स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए। कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं एलिमिनेट करने की, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। तो अगर इस तरह की जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, जी, अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, तो दैट यू शुड नो। अनदर थिंग इज़ दैट कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ हो सकता है कि आपका समय वेस्ट करने के लिए ही वहाँ पे हों। यू हैव टू जी, आइडेंटिफाई दोज़ एंड जस्ट लीव दोज़। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि जिनका जो जवाब है वो उस सवाल में ही छुपा होगा मे बी, जी, लेकिन आपने उस टॉपिक के बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो एज़ सून एज़ यू रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट आपका मन आएगा, अरे ये तो मुझे आता नहीं है, छोड़ दो। बट आपको एट लीस्ट गिव अ कर्सरी रीडिंग टू दैट क्वेश्चन। जी, मैनी अ टाइम्स आंसर वहीं छुपा हुआ होता है। तो क्वेश्चन पढ़े बिना आई वुड सजेस्ट मत छोड़िए जी, कोई भी। तीसरी चीज़ है कि क्वेश्चन पेपर को कभी अधूरा नहीं छोड़ना है। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी जैसे ये हो सकती है कि जो सवाल आपको पता है आपको आता है, यू हैव अटेम्प्टेड। जो आपको पता है कि 100% नहीं आता है, यू हैव हुँ, पुट अ क्रॉस ओवर इट। और जिस भी सवाल में आपको डाउट लग रहा है, यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, यू पुट अ क्वेश्चन मार्क और समथिंग ऑन दैट एंड यू मूव फॉरवर्ड। जी, तो आप समय से पहले अपने पेपर को ख़त्म कीजिए, बिकॉज़ बहुत बार जो बहुत आसान सवाल होते हैं वो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर के एंड में होते हैं। एंड जी, कई बार अगर आपका कहीं पे आपने पहले टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया तो एक तो आप पैनिक हो जाएँगे। आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होगा और वो जो ज़्यादा आसान सवाल थे हो सकता है कि वो आपके छूट जाएँ। तो वो सिचुएशन ना आए, तो इसलिए पहले ही आप जो है क्वेश्चन पेपर को ख़त्म कीजिए, देन यू गो बैक टू दोज़ क्वेश्चन जहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था। एंड देन यू वुड गिव देम एडिशनल टाइम एंड सी कि इनमें से आप कितने क्वेश्चंस एक्चुअली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी।
सर हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेज के ऊपर। सर जो हमारा मेंस एग्जाम होता है, ये सर मोस्टली जो है आउटपुट के ऊपर होता है कि आपको कितना आता है और आप कितना प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। तो सर आपके लिए सर मेंस की स्ट्रेटजी क्या थी? और हम मेंस के अंदर एक अच्छा मार्क स्कोर किस तरीके से कर सकते हैं? किस तरीके से हमें अपना आंसर जो है रिप्रेज़ेंट करना चाहिए? Mains is mainly about answer writing. So I would say I would divide it into two aspects. One is the science of answer writing, and another is the art of answer writing. तो पहले पहले हिस्से को पकड़ते हैं, द साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, राइट? जी। तो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का मतलब है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रखनी है, आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जी। ठीक है? द डे वी डिस्कस्ड, इफ यू रिमेंबर दैट थिंग, कि सपोज यहाँ पे मैं बैठा हूँ एंड देयर ऑन दैट कॉर्नर इज द यूपीएससी, जी। ठीक है? तो अब देखिए हमारे बीच में यूपीएससी के सबसे नज़दीक क्या है? तो यू वुड फाइंड द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जी। राइट? फिर उससे थोड़ा सा अपनी तरफ आएंगे तो क्या मिलेगा? मॉक टेस्ट, ठीक है? फिर और थोड़ा सा इस तरफ आते हैं अपनी तरफ तो क्या मिलेगा? नोट्स, जो हमने बहुत मेहनत से बनाए हुए होते हैं, कंडेंस्ड नोट्स, ओके? फिर थोड़ा सा और इस तरफ आते हैं तो क्या मिलेगा? मे बी एनसीईआरटीज। और थोड़ा सा यहाँ नज़दीक में आ गए तो क्या मिलेगा? मे बी जो जनरली रेकमेंडेड बुक्स होती हैं, ठीक है? मे बी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत एंड ऑल लाइक दैट। फिर और जो हम बिल्कुल नज़दीक में आएंगे वो क्या होगा? वो होगा अदर मटेरियल, ठीक है? चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे की बुक है या मार्केट के अंदर जो अलग अलग तरीके की जो चीज़ें आपको बुक्स और मटेरियल जो आपको अवेलेबल रहता है। तो अब मेरी जर्नी कैसे चलती है? मेरी जर्नी चलती है कि पहले मैं उन बुक्स से शुरू करूँगा, मैं एनसीईआरटीज़ के थ्रू जाऊँगा, फिर मैं अपना नोट्स प्रिपेयर करूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं उसे रिवाइज़ करूँगा, फिर मैं मॉक टेस्ट लगा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके तब मैं यूपीएससी तक पहुँचूँगा, राइट? तो मेरा ये मानना है कि उस एग्ज़ाम के जितना करीब रह के आप तैयारी करेंगे, आपको एफर्ट उतना कम लगाना पड़ेगा और आपकी सक्सेस के चांसेस उतना बढ़ जाते हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन आज शुरू करना चाहते हैं, यू स्टार्ट विद सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज ओनली क्वेश्चंस, नॉट द आंसर्स। तो वंस यू वुड रीड दैट, यू वुड गेट एन आइडिया कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के एक टॉपिक के अकॉर्डिंग सवाल किस तरीके की यूपीएससी पूछता है, ठीक? उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि उन टॉपिक्स में से भी जो सवाल आते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो धीरे धीरे आपका माइंड इस चीज़ के लिए अट्यून्ड हो जाएगा कि मुझे एक्चुअली में पढ़ना क्या है। बिकॉज जब आप एक न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से कोई एक लाइन ही रेलेवेंट हो, बट जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपके लिए वो हर एक लाइन उसकी इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स वी डू दिस मिस्टेक कि हम एक बड़ी सी बुक को शुरू करते हैं और हमें लगता है कि इस बुक के अंदर जितने भी फैक्ट्स, फिगर्स, डेफिनेशंस, जो कुछ भी दिया हुआ है हम सबको रट लेते हैं, एंड वी एंड अप वेस्टिंग मंथ्स एंड मंथ्स। एवरीथिंग इज नॉट इक्वली रेलेवेंट। सो वन पार्ट इज दैट। अनदर पार्ट इज, आई टोल्ड यू, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो जितना साइंस जरूरी है उतना ही आर्ट भी जरूरी है। उसके लिए आप टॉपर्स कॉपीज को एक बार एनालाइज कीजिए। तो जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें पता हैं वो तो वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते ही हैं, बट जिनके नहीं पता होते हैं उसको भी उन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ ऐसे अटेम्प्ट किया होता है जहाँ पे उनको आधा, 1-1.5 नंबर मिल जाता है। तो यही आपको सीखना है कि आपको वहाँ पे क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आना है। जो सवाल आपको नहीं आता है उसके अंदर भी कुछ डेफिनेशन का पार्ट हो सकता है, कुछ कंक्लूजन का पार्ट हो सकता है, कोई डायग्राम, कोई स्कीमेटिक, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो उस
एस्पेक्ट को, उस क्वेश्चन के किसी एस्पेक्ट को टच करता है जो आपको आधा 1 मार्क्स दिलवा सकता है, और वो आधा 1 मार्क्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इररिलेवेंट नहीं है, वो बहुत रेलेवेंट है। जी, अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली कि आप हर एक क्वेश्चन के अंदर आधा मार्क्स भी डेवलप कर सकते हो, तो आप उसे 20 से गुना करेंगे तो एक टेस्ट के अंदर वो 10 10 नंबर। नंबर में ट्रांसलेट होता है, और सोचिए आप कितने टेस्ट होते हैं, तो दैट इज अ गेम चेंजर, उतना ही सफिशिएंट है। जी, तो अब मेन बात, अब सवाल ये आता है कि आंसर राइटिंग करें तो करें कैसे, क्योंकि मेरे लिए इट हैज़ बीन अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो एक तरीका उसका हो सकता है कि यू स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग। जी, तो आप जब एक क्वेश्चन आपके हाथ में है, यू ब्रेक इट इनटू सेगमेंट्स एंड यू जस्ट जोट डाउन द पॉइंटर्स, राइट? कि जी, इसके 4-5 हिस्से इस क्वेश्चन के हैं, तो डेफिनेशन, एंड देन यू एड्रेस द फर्स्ट पार्ट 2 पॉइंट, सेकंड पार्ट 1 पॉइंट, थर्ड पार्ट 2 पॉइंट, एंड देन उसका कंक्लूजन एंड ऑल दैट। यू जस्ट डू दैट। यू स्टार्ट स्मॉल जी, बट यू बी कंसिस्टेंट। उसके बाद आप एक क्वेश्चन को लीजिए, फिर आप 2 क्वेश्चन डेली कीजिए, उसके बाद आप आधा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। फिर आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार जो है वो आप एक पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जी, ग्रेजुअली यू विल हैव टू गेट इनटू दैट हैबिट ऑफ आंसर राइटिंग। तो जितना आपने पढ़ा है, वो जितना रेलेवेंट है, उसके अंदर से क्या आपको लिखना है? How would you translate from what you have learned into what you have actually written in the exam? That is the most important aspect of answer writing. सर हम अपने तीसरे स्टेज पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सर आपने अपना जो ये इंटरव्यू दिया है 5 बार दिया है। 1 बार आपने ईपीएफओ के लिए दिया है और 4 बार आपने सिविल सर्विसेज के लिए दिया है। तो सर क्या सर जो हमारी बोर्ड होती है, जो हमारा इंटरव्यू कंडक्ट कर रही होती है, सर उनका सर मेन मोटो क्या होता है? वो एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाहते हैं? I believe जो बोर्ड है वो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जी, देखना चाहता है, और वो ये देखना चाहता है कि आपको जो भविष्य में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, उसके लिए आप कितने सुटेबल कैंडिडेट हो। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो बहुत यंग एज में जो लोग आते हैं, जी, उन्हें थोड़ा-सा एडवांटेज रहता है, बिकॉज़ दे नो दैट दे कैन मोल्ड देम ईज़िली। दे दे विल ट्रेन देम, एंड उन्हें सफिशिएंट एक्सपोज़र मिलेगा उनको, तो उन वो अगर कुछ सवालों में गलतियाँ भी करते हैं, तो उतना चल जाता है। बट अगर आपकी एज अगर थोड़ी-सी ज़्यादा है, अगर आपका किसी फ़ील्ड में एक्सपीरियंस रहा है, तो बोर्ड की आपसे एक्सपेक्टेशन भी उस हिसाब से बढ़ जाती है, बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी समथिंग, यू ऑलरेडी हैव अ पर्सनैलिटी जी, दैट मे नॉट बी दैट ईज़ी टू चेंज। सो दे विल हैव टू मेक श्योर दैट यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब, राइट? इसके अलावा जो जहाँ तक वेशभूषा की बात है, वो उतना मैटर नहीं करता जब तक आप एक फॉर्मल प्रोफेशनल वे में खुद को कैरी कर पा रहे हैं। जी, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोट, अगर आपने जैसे मान लीजिए फॉर अ मेल कैंडिडेट, अगर आपने कभी पहले नहीं पहना है, तो डोंट वेयर इट डायरेक्टली इन योर इंटरव्यू, राइट? इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, जी, इट शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। तो आप उसको 2-3 बार डालिए एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। गलतियाँ हो सकती हैं, तो लेट्स नॉट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, दैट्स ओके। नर्वसनेस दे एक्चुअली एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा-सा नर्वस होंगे, बट लेट मी एश्योर यू, जब आप इंटरव्यू रूम में होते हैं, जी, उसके बाद वो आधा घंटा कैसे कहाँ चला जाता है आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। डीप ब्रीदिंग रूम में एंटर करने से पहले, दैट रियली हेल्प्स, ठीक है? और थोड़ा-सा अपना मार्जिन लेके चलना बेटर रहता है, ताकि 11th आवर के ऊपर आप जो है वो भागते हुए या हाँफते हुए वो सिचुएशन आपके साथ ना अराइज़ हो। जी, इसके अलावा कुछ ये भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके जो मार्क्स की रेंज है, वो पहले 5 मिनट में ही डिसाइड हो जाती है बेस्ड अपॉन देयर पर्सनैलिटी, बिकॉज़ दे आर सो एक्सपीरियंस्ड, जी, राइट? अ, उसके बाद के जो 25 मिनट होते हैं, वो एक्चुअली ये डिसाइड करते हैं कि उस रेंज में आप कहाँ फ़ॉल करोगे।
दूसरी चीज़ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने बोर्ड को एक बार हँसा दिया तो जी। आपके 10 नंबर ऐड हो जाते हैं। ओके सर। तो इसलिए इफ़ यू आर विटी, इफ़ यू आर ह्यूमरस, इफ़ यू आर जेन्युइन, आई थिंक विद सम प्रिपरेशन स्पेशली ऑन एरियाज़ वेयर योर नॉलेज इज़ एक्सपेक्टेड, तो यू डू वेल। जी। सर एक क्वेश्चन सर हम आपसे ये भी करना चाहेंगे, अगर सर आप कंफर्टेबल हो, तो हम चाहेंगे सर जो आपका फाइनल इंटरव्यू हुआ, वहाँ से आप कोई इंटरेस्टिंग या फिर आप कोई टफ क्वेश्चन हमें बताएँ, हमारे साथ साझा करें, ताकि हमें रियल में पता चले कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड के अंदर। ओके, मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ सर्विस? सो जी। this question I found actually very relevant because job is something that you do for yourself, जी। and the focus is on basically what you are getting in return of your time, and service is about others, how you are, what you are contributing जी। towards others, right? There the focus is not, although you are getting the remuneration and perks and everything, but the focus is on what you are giving rather than what you are getting. So when we are talking about these services, administrative service, defense account service, these are all services. This is civil services exam, this is not a civil job exam. जी। So one thing is that. Another, if I have to remember, uh, when I entered the room, जी। तो they asked me this question कि इस रूम के अंदर there is something that symbolizes Mahatma Gandhi ji. Can you tell us that? जी। Now, at that point of time, it would be a little awkward to, start looking around and see. So, they want to check your presence of mind, right? So, it was actually the ENAC, basically. So, some Swachh Bharat logo ke saath, it was imprinted on the wall clock, on the wall. जी। So, it was that actually. अनदर क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड वाज दैट कि अगर यहाँ यूपीएससी के बाहर एक समोसा वाला है और वो दिन में खूब समोसे बेचता है एंड आप इनकम टैक्स में हो, अब वो तो समोसे तो सारे कैश पे बेचता है वो, तो जी। हाउ वुड यू एज सर्टेन कि उसकी इनकम कितनी है और उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे आप निकाल सकते हो? जी। सो सच काइंड ऑफ सिचुएशनल विटी क्वेश्चंस दे आस्क। ओके सर। सर एक क्वेश्चन सर हमारा यहाँ पे ये है कि सर जब हम यूपीएससी एग्जाम देते हैं तो सर उसे क्वालिफाई करने के बाद हमें बहुत सारी सर्विस में जाने का मौका मिलता है, बहुत सारी सर्विस होती है, बट सर उसमें से एक आईएएस आईपीएस भी है। तो सर अदर सर्विसेज को लेकर जो हमारी जनता है उनके अंदर क्या मिसकंसेप्शन है, और आपको कहीं ये नहीं लगता है कि मतलब हमें भी लगता है कि और जो सर्विसेज है बहुत अंडररेटेड हैं? जो मिसकंसेप्शंस हैं, आई वुड से कि बाकी सर्विसेज के बारे में नहीं, आईएएस आईपीएस को लेके भी कई तरह के मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं। जी। सो आई वुड गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे जब रिजल्ट आता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है आइटरेशन का। जी। सो कुछ जो रैंक होल्डर्स होते हैं उनके नाम के आगे इफ यू सी देयर इज एन एस्टेरिस्क मार्क, जी। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सर्विस है इन फ्यूचर अपग्रेड हो सकती है। तो देयर वुड बी फर्स्ट आइटरेशन देन सेकंड आइटरेशन, तो जब तक आपके नाम के आगे एस्टेरिस्क है तो तब तक देयर आर चांसेस कि योर सर्विस कैन बी अपग्रेडेड, और वो धीरे धीरे पांचवी छठी आइटरेशन तक आते आते वो सबके नामों के आगे से वो आइटरेशन खत्म हो जाता है एंड हर एक की सर्विस जो है वो डेफिनेटिव हो जाती है। ठीक है, तो आई टेल यू स्टोरी। देयर वाज वन पर्सन, ही वाज फ्रॉम अ सेंट्रल इंडियन स्टेट एंड वो आईपीएस के अंदर ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट रैंक होल्डर्स, जी। and accordingly he got his home state, right? तो जब कॉमन फाउंडेशन कोर्स हुआ जी। मसूरी के अंदर, तो ही वाज लाइक वेरी जॉयफुल बिकॉज उनकी एकेडमी तो एनपीए थी, जी। तो he was not much bothered about how things are going there and all that. He was all comfortable in that. तो 3 महीने के करीब बीते जी। एंड
हालाँकि कुछ टीचर्स भी परेशान थे बट दे कुड नॉट डू इट बिकॉज़ उनका बच्चा नहीं था वो। जी। तो 3 महीने जैसे खत्म होने को आए, हिज सर्विस गॉट अपग्रेडेड टू आईएएस ओके। एंड नाउ सडनली he was from being at the top of the IPS, he जी। was among the bottom of the IAS. हुँ। And then so he got the northeastern state, ओके। ठीक है, where he might not want it but he had to serve eventually. जी। Another thing is that कि जब सिलेक्शन होता है, देयर कैंडिडेट्स आर वेरी शार्प, तो वो लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किसने क्या प्रेफरेंसेस भरी हैं एंड उसके बेसिस पे किसको क्या मिलने वाला है। जी। यू नो दैट कि आपका स्टेट्स का प्रेफरेंस होता है, पहले जोन्स का प्रेफरेंस होता है, फिर जोन्स के अंदर स्टेट्स का प्रेफरेंस जी। होता है, राइट? यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि हर एक किसी स्टेट के अंदर आप मान लीजिए कि अगर 5, 6, 7, 8 सीटें हैं, तो 1/3 इनसाइडर कोटा होता है, 2/3 आउटसाइडर कोटा होता है, और उस 1/3 इनसाइडर कोटे के अंदर भी फिर SC, ST, जनरल, ओबीसी। OBC, PH एंड ऑल दैट, तो अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। तो जी। पहले तो ये है कि भाई जिस पर्टिकुलर होम स्टेट के जिस पर्टिकुलर कोटे के अंदर आप फॉल करते हो, वहाँ पे वैकेंसी नॉर्मली ही बहुत कम होती है। जी। और अगर आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता तो सेकंड प्रेफरेंस सीधा किसी दूसरी जोन से होगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी जोन होने के बाद तब पहली जोन की सेकंड प्रेफरेंस पे नंबर आएगा। तो यू डोंट नो वेयर यू वुड फॉल जी। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, ठीक है। तो हमारे टाइम में हुआ था कि वन पर्सन गॉट कंफर्म्ड इन द मिडल, जी। मतलब एक बार ये सब लोगों ने अपना हिसाब किताब लगा लिया था कि किसको क्या मिलेगा एंड लेटर ही कंफर्म्ड, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन था दैट गॉट चेंज्ड। सो द थिंग इज के आप प्रिपेयर कर रहे हो आईएएस बनने के लिए या आईपीएस बनने के लिए, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट everywhere, wherever you fall, your life would be good. You would get ample opportunities, to fulfill your dreams the way you wanted to serve. You would have a good life irrespective of that, but you should be able, you should be able to accept that, right? Then I would give you some contrasting जी। views. हमारे बैच में जहाँ तक फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट अराउंड 99 IPS selectee candidates, they reattempted, okay, to for upgradation to become IAS. On the other hand, I also know my friends who are in IRS, who are in postal services. They were so happy with the service that they've got, and they are doing fantastically well in their service. So it's very important to understand whether you want to be a part of that rat race, or what are their actual genuine reasons why you want to become what you want to become. ठीक है? जी। सर, जब आप एज़ अ ईपीएफओ ऑफिसर कार्यरत थे, जो आप काम करते थे, तो सर उस वक़्त आपने कौन-कौन से वैल्यूएबल इनसाइट्स पाए, जो आपको लगता है कि मुझे और लोगों को बताना चाहिए, इंक्लूडिंग जो हमारे एस्पिरेंट हैं और जो कॉमन पीपल हैं, उन सबको आप कुछ बताना चाहेंगे? I think I have learned compassion. जी। ईपीएफओ के अंदर ईपीएफओ के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। ईपीएफओ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ईपीएफओ के अंडर तकरीबन 80 लाख पेंशनर्स आते हैं, जिसमें से तकरीबन 50 लाख पेंशनर्स की पेंशन 1500 रुपये या उससे कम है। तो अब उस पेंशन को पाने के लिए हर साल नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण करवाया जाता था, जी। जो कि आज की तारीख में आप साल के किसी भी समय पे कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग मीलों दूर से 1500 रुपये गाड़ी में खर्च करके, अपने पूरे 1 महीने की पेंशन खर्च करके जीवन प्रमाण करवाने के लिए हमारे सेंटर पे आते थे।
हुँ, एंड बहुत सारी जो है मिसकंसेप्शंस या मिस इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे रहती थी कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के माध्यम से भी। जैसे कि साल में आपको 2 बार जीवन प्रमाण करवाना है, जीवन प्रमाण करवाने के बाद आपको वो स्लिप पीएफ ऑफिस में जमा करनी है। तो इधर उधर वो लोग दौड़ते थे, बहुत सारी जानकारी उनको जो पोर्टल पे इजीली अवेलेबल थी वो उनको पता नहीं होती थी। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि वो लोग जो जीवन प्रमाण का जो रिसीट होता है वो उसको बहुत सँभाल के रखते हैं। मतलब मैंने जी, लोगों को उसको लैमिनेट करवा के रखते हुए देखा है। तो तब मैंने ये सोचा कि आई कैन डू समथिंग। तो मैंने एक हाफ़ पेज का मैंने एक चेकलिस्ट की तरह से एक इंस्ट्रक्शंस फॉर पेंशनर्स करके एक डॉक्यूमेंट रेडी किया। जी, जिसके अंदर जो भी रेलेवेंट जानकारी थी अ, उनके लिए जो ज़रूरत की थी कि साल में 1 बार करवाना है, इसके लिए आपको कहीं इस तरीके से जाने की पोस्टल सर्विस जो है वो ₹70 में घर जाके जीवन प्रमाण करती है, लेकिन वो जी, लोगों को मालूम नहीं था। अ पोर्टल का लिंक जिसके ऊपर उनकी सारी जानकारी अवेलेबल थी, ऑफ़िस की डिटेल्स, ऑफ़िस का फ़ोन नंबर, ऑफ़िस की ईमेल आईडी एंड ऑल दैट, वो सारी मैंने उस एक हाफ़ पेज के डॉक्यूमेंट में कंपाइल की। एक कलर्ड पेपर के ऊपर मैंने उसके प्रिंट्स लिए और फिर उसके बाद मैंने पेंशनर्स को उसके बैक साइड के ऊपर जो उनका जीवन प्रमाण का था रिसीट, वो उनका जो कन्फर्मेशन था वो देना शुरू किया। जी, बिकॉज़ आई नो कि वो उस डॉक्यूमेंट को सँभाल के रखेंगे और वो उनको आगे बहुत हेल्प करेगा। जी। सर जैसा कि आपने अलग-अलग इकोसिस्टम में काम किया, आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, आपने पीएसयू के अंदर काम किया, आपने एज़ अ ईपीएफओ ऑफिसर काम किया और अब आप जो है एज़ अ आईडीएस ऑफिसर काम कर रहे हैं। तो सर अगर हम आपको इन सब सर मतलब इन सभी इकोसिस्टम को कंपेयर करने के बारे में बोलें, जो आपका प्राइवेट सेक्टर रहा, पीएसयू रहा, ईपीएफओ का रहा और अभी जो आपका करंट रोल है, तो सर आपने इन सबसे अलग-अलग क्या-क्या सीखा और आप इसे आगे किस तरीके से फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी जर्नी में? हाँ, प्राइवेट सेक्टर मैंने कुछ टाइम तक एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट फर्म के अंदर काम किया था। तो आई रिमेंबर फर्स्ट डे जब हम लोग वहाँ पे गए, शॉप फ्लोर के ऊपर जब हमें ले जाया गया, तो जो वर्कमैन वहाँ मशीन पे काम कर रहा था, उसने हमारे एक साथी के हाथ में एक वर्नियर कैलिपर दिया और उनसे बोला हुँ, एक स्पेसिमेन देते हुए जी, कि सर क्या आप इसकी एक बार विड्थ बताएँगे? जी, तो वहाँ से लिटरली मैंने ये सीखा कि जब भी आप किसी नई जगह पे, नए डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपको जज करते हैं, जी, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी कॉम्पिटेंस के लिए, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बीएचईएल की अगर हम बात करें, तो बीएचईएल में मैंने सीखा इंटरपर्सनल रिलेशंस कितने इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ही साथी थे जिनके साथ हमने ट्रेनिंग की थी एंड अदर कलीग्स वर आल्सो गुड फ्रेंड्स। तो जब भी कोई बीमार होता था, तो हमारे बॉस हमेशा हमें एनकरेज करते थे कि क्या तुमने पूछा कि उसकी कैसी तबीयत है? वो ठीक जी, हुआ कि नहीं हुआ? तुम उससे मिले कि नहीं मिले? तो वो एक चीज़ है जो मैंने तब सीखी थी, जो मैं अभी भी अपने साथ कैरी करता हूँ। इसके अलावा ट्रेनिंग एक हम लोगों की हुई थी इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान एक पार्ट था which was called human process lab and we were lucky enough to be the last batch actually to get that part of training. इन दैट एक होटल के अंदर हम लोग 1 वीक तक रहे थे एंड वी वर डिवाइडेड इनटू 4-5 ग्रुप्स ऑफ जी, लाइक 8-9 पीपल और सिटिंग वाज ऑन द फ्लोर, वो मैट्रेस और कुशन्स लगा के जी, वहाँ पे बैठना होता था। तो सब लोग अपने 8-9 के ग्रुप में जो है अलग-अलग रूम्स में बैठे हुए हैं। सुबह बैठ जाते थे, शाम तक बैठे रहते थे एंड देयर यूज्ड टू बी वन फैसिलिटेटर पर रूम, जी, जिसका काम कुछ नहीं होता था जस्ट टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज, कि बस आप बात कीजिए, वो जस्ट हमें एनकरेज करते थे। उनका काम था कि बस कन्वर्सेशन और कहीं इधर-उधर ना जाए जी, और हमें क्या करना था, हमें सिर्फ़ बातें करनी थी आपस हुँ, में एंड इट वाज़ सो सरप्राइजिंग
कि उस 1 हफ्ते के छोटे से टाइम में हम लोगों के एक दूसरे को लेके जितने भी मिसकंसेप्शंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो सब दूर हो गए और हम सब एकदम से हम लोग इतने अच्छे, इतने क्लोज फ्रेंड्स बन गए। एंड उसके बाद फिर सब ग्रुप्स दे वेंट टुगेदर एंड लाइक दे शेयर्ड देयर लर्निंग्स एंड सरप्राइजिंगली दोज लर्निंग्स वर कॉमन। एंड उसके कुछ वक्त तक उसका इतना असर रहा था हम लोगों पे, वी वर नेवर दैट क्लोज। तो कहीं ना कहीं वर्क स्पेस में इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं। देन ईपीएफओ की मैं बात करूं, ईपीएफओ में कंपैशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि अगर कोई सब्सक्राइबर या पेंशनर या मेंबर आपके पास आता है रिसेप्शन पे, तो जनरली आई रियलाइज आप उसको 20-30 सेकंड देते हैं और फटाफट उसके हाँ ठीक है ये करो वो करो आगे बढ़ो, इस तरह का एटीट्यूड रहता है। बट आई रियलाइज इज दैट कि आप उसे अगर 2 मिनट 3 मिनट दें, उसकी बात को अच्छे से सुने और तब उसे जवाब दें, और अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो करते हुए उसे जवाब दें, तो आपकी जो सर्विस डिलीवरी है वो बहुत अच्छी हो सकती है और उन लोगों की कितनी सारी समस्याएं बहुत आसानी से सुलझ सकती हैं। अम, एक और चीज़ थी ईपीएफओ के अंदर, मेरी पहली पोस्टिंग ईपीएफओ की अमरावती महाराष्ट्र की रही है। जी। अब अमरावती मुझे कैसे मिला कि हम लोगों को जब वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ऑल्दो दे आस्क्ड अस द प्रेफरेंसेस बट दे वेंट अल्फाबेटिकली। ओके। सो मेरा नाम अमित है, तो आई गॉट अमरावती दैट वे। जी। महाराष्ट्र घर से दूर, लेकिन वाकई में दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट पोस्टिंग्स। जी। और वो एक्सपीरियंसेस आज भी मेरे दिल के करीब हैं। ऑन द अदर हैंड हिसार जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। बावजूद इसके it was the most challenging posting that I had, although उसके उस चैलेंजिंग होने की वजह से ही उस 1 साल में जितना मैंने सीखा वो मेरे उन 4 साल के एक्सपीरियंसेस से कहीं ज़्यादा था। जहाँ तक आईडीएस की बात है, एक चीज़ जो हमें सिखाई गई है, यू शुड रिस्पेक्ट योर सबऑर्डिनेट्स एंड ट्रीट देम विद डिग्निटी। एंड आईडीएस ने मुझे एक और चीज़ सिखाई है कि इंस्टीट्यूशंस आर दे मे नॉट बी विजिबल to the public glare, but they are working day and night like the foundations or the roots of those giant trees. They are important in that manner. सर अभी आपने इस सेंसर में पहले जो है एक ट्रेनिंग की बात की। तो सर जब हम यूपीएससी एग्जाम क्वालीफाई करते हैं उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग होती है। तो सर जो आपकी आईडीएएस की ट्रेनिंग हुई है, सर हम सबको ये ट्रेनिंग फेज के बारे में पता है कि हम सबसे पहले लवासना में जाते हैं, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वाले ट्रेनिंग के बारे में हमें नहीं पता होता। तो हम चाहेंगे कि सर आप अपने जो आईडीएएस का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, वो सर आप हमें थोड़ा डिटेल में बताएँ और आप ये भी बताएँ कि आपने वहाँ से क्या-क्या लेसन सीखे? आईडीएस की ट्रेनिंग मेनली 3 फेजेस में होती जी। है। तो 3.5 महीने की ट्रेनिंग आपकी लबासना मसूरी के अंदर, और उसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट AJNFM फरीदाबाद, और उसके बाद 1 साल से थोड़ा ज़्यादा का ट्रेनिंग जो हमारी पेरेंट अकेडमी है, नेशनल अकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट NADFM पुणे, वहाँ पे होती है। तो अगर मैं लबासना की बात करूँ, इट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर एवरी सिविल सर्विस एस्पायरेंट जी। एंड राइटली सो। लबासना के अंदर आपको जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इनकलकेट की जाती हैं, वहाँ पे आपका फोकस रहता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, कल्चरल्स, वीकेंड ट्रैक्स, SSG मेला, इंडिया डे सेलिब्रेशंस एंड ऑल। हम लोगों का विलेज विजिट हुआ था सिक्किम में, हम लोगों का हिमालयन ट्रैक हुआ था मणिपुर में, आरंभ 4.0 which was inaugurated by Honorable Prime Minister at Kevadia, Gujarat. That was a part of that training.
सो वहाँ पे जो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, दैट लर्निंग, दैट कॉमरेडरी, एस्प्री डी कोर, वो हमेशा हमारे साथ रहती है, एंड दैट प्रोवाइड्स अ बॉन्ड, यू नो, among different services, जी। and those bonds go lifelong. अ, अगर मैं AJNIFM की बात करूँ, वो वहाँ पर जो भी अकाउंट सर्विसेज हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज, जी। इट्स अ कंबाइंड ट्रेनिंग ऑफ सिविल अकाउंट्स, रेलवे अकाउंट्स, आईपी टेफ एंड डिफेंस अकाउंट्स। जी। तो वहाँ पे हम लोगों को कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में सिखाया जाता है, एंड हम लोगों के कुछ दिल्ली में हाई प्रोफाइल विजिट्स होते हैं, हम लोगों के एनजीओ विजिट्स वहाँ पे हुए थे, विच वर रियली आई ओपनर्स फॉर जी। अस। एनएडीएफएम पुणे की अगर मैं बात करूँ, तो एनएडीएफएम पुणे के अंदर हम लोगों को जो हमारा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है 3 महीने के आसपास का, वो उसका एक पार्ट है। इसके अलावा और भी अलग-अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हमें अवेयर किया जाता है। भारत दर्शन उस ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। जी। सर, जैसा कि हम सब एक जो हमारी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है भारत दर्शन, उसके बारे में हम सब बहुत बार सुनते हैं कि भारत दर्शन के ऑफिसर्स गए हुए हैं। तो सर हम चाहेंगे कि आप अपना जो भारत दर्शन का एक्सपीरियंस रहा और जो लर्निंग रहा, सर आप हमारे साथ साझा करें। भारत दर्शन ट्रेनिंग का सबसे सॉट आफ्टर पार्ट रहता है। जी। डिफेंस अकाउंट सर्विस में भारत दर्शन अ, तकरीबन हम लोगों का 3.5 महीने के करीब रहा है, जो कि बाकी सर्विसेज के मुकाबले जो है थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, बिकॉज़ इस सर्विस का जो एक्सपेंस है, वो भी बहुत ज़्यादा है। जी। तो इसलिए हमारे टाइम में इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया गया था। तो सबसे जो मेमोरेबल हमारी मेमोरीज़ हैं भारत दर्शन की, वो आर्मी अटैचमेंट थी टेंगा वैली, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। जी। देन एयरफोर्स अटैचमेंट थी हासीमारा, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे राफेल स्टेशन थे। एंड ट्राई सर्विसेज अटैचमेंट अंडमान, बॉर्डर रोड अटैचमेंट लेह, एंड हाई प्रोफाइल विजिट्स जो हुई थी दिल्ली के अंदर, जी। दे वर अ पार्ट ऑफ इट। तो जब तक भारत दर्शन आप ख़त्म करते हैं, यू वुड हैव सीन द टैंक्स, ऑल फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, एंड guns, artillery, missiles. You would have handled weapons. So that exposure that you would get is unparalleled. And as far as the learning goes, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, एक तो वहाँ पे जाके जो पता चलती हैं कि एक शिप के अंदर लाइफ कैसी होती है, या एक बहुत फार फ्लंग बॉर्डर के पास अगर कोई एरिया है, वहाँ पे जो है वो लाइफ कैसी होती है। तो एक तो आप उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हो, दूसरा आप जिन लोगों से मिलते हो, उनके साथ जो इंटरैक्ट करते हो, उनकी जब आपको एक्सपेक्टेशंस का पता चलता है, काम एक्चुअली वहाँ पे किस तरीके से किया जाता है, उसका जब आपको पता चलता है, तो उससे आपको बहुत कुछ पता चलता जी। सर ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सर इसने आपको किस तरीके से एज़ अ ऑफिसर शेप किया है? हम टेक्निकली बात नहीं करें, एज़ अ पर्सन भी आपको किस तरीके से शेप किया है? है। आई वुड से जब बाय द टाइम दिस ट्रेनिंग एंडेड, जी। तो वी वर फॉर्चुनेट एनफ टू हैव met the Honorable Prime Minister through RM 4.0, as I told you. Uh, we had a call on Honorable President thrice during that period. We have met Honorable Vice President, Honorable Raksha Mantri, Honorable Rajya Raksha Mantri, uh, service chiefs, secretaries, and head of various institutions like RBI, SEBI, CAG, etc. तो इन सारी विजिट्स के बाद जो कलेक्टिव विजडम आपको मिलता है, जी। वो एक तरफ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देता है, और दूसरी तरफ आपके जो आने वाली सर्विस में आपके जो प्रयास हैं किस दिशा में होने चाहिए, जी।
तो उसको भी प्रेरित करता है। तो आप पब्लिक की आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशन है एज़ एन ऑफिसर, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, डिग्निटरीज़ हैं, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको पता चलता है। आपको आपके डिपार्टमेंट का, आपके काम के पोटेंशियल का आपको पता चलता है। तो कहीं न कहीं दे टेंड टू मेक यू अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर ऑफिसर। जी। सर, अभी आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अंदर कार्यरत हैं। तो सर, हम चाहेंगे सबसे पहले आप आईडीएएस के बारे में थोड़ा-सा हम सबको बताएँ कि क्या हमारा जॉब रोल होता है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम किस तरीके से मतलब डिफेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं? Indian Defense Account Service is one of the oldest services. ओके, It's more than 275 years old, dating back to 1747. It has more than 1,000 offices. ओके, We deal our clientele includes the armed forces, that includes Army, Navy, Air Force, and allied services like Coast Guard, Border Roads Organization, and DRDO. So these are, the institutions with which we deal on a day-to-day basis. जी, तो you can, make out कि मतलब हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है इनके साथ। Then, as far as the functions are concerned, uh, IDS का काम mainly फोर चार functional domains में बटा हुआ है. One is accounting, and another is uh, financial advice, then payments, and then internal audit. सो ये एग्जीक्यूट होता है दो चैनल्स के थ्रू। वन इज थ्रू द कंट्रोलर ऑफिसेज एंड देयर सब ऑफिसेज, जहाँ पे अकाउंटिंग, पेमेंट्स, पे एंड अलाउंसेस एंड इंटरनल ऑडिट का काम देखा जाता है, और दूसरा आईएफएस सेटअप जिसके अंदर फाइनेंशियल एडवाइस का काम देखा जाता है। वी हैंडल द डिफेंस बजट विच यू कैन इमेजिन द स्केल for 2025-26 is 6 point rupees 6.8 lakh crore. ओके, So that much we handle. And then we have an office, PCDAP Prayagraj, हुँ, and that is responsible for the pension of more than 32 lakh defense pensioners. जी, That single office. So another thing, another interesting thing about IDS is that you get to go on UN peacekeeping mission, where you get to wear the uniform also. ओके। So these are some of the fascinating aspects of Indian Defense Account Service. जी। सर, एक इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के ऑफिसर का वर्क लाइफ बैलेंस किस तरीके से होता है और करियर ग्रोथ क्या होता है? और सर, आप साथ में हमें ये भी बताएँ कि जब अपना ड्राइव फ़ील कर रहे होते हैं, उस वक़्त हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? I think it provides one of the best work-life balance. ओके, And as far as career progression is concerned, it has one of the fastest career progressions among all services. जी, So promotions are generally time bound, and जहाँ तक बात है choices की, तो I would say that when you are opting for the choices, then see how the service suits your temperament. जब मैंने अपनी चॉइसेस जब मैं फिल करता था, जी, तो हाउ डू यू डू इट, लाइक सबसे पहले तो आप यू सी के हर एक सर्विस किस रैंक से किस रैंक के बीच में भरी हुई है, तो यू वुड गेट टू नो कि भाई व्हाट इज मोर पॉपुलर एंड व्हाट इज लेस पॉपुलर, राइट? आफ्टर दैट थोड़ा बहुत आपको सर्विस का आइडिया होता है, नहीं तो आप जहाँ पे डाउट होता है आप पूछते हो, आप उन सर्विसेज के बारे में जानते हो, जी, एंड देन यू गेट टू नो कि मुझे मेरे टेम्परामेंट के हिसाब से मुझे कौन सी सर्विस सूट करती है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू थ्रू सम स्टोरीज ना कि हर एक सर्विस के अपने अलग एस्पेक्ट्स हैं। जी, अगर आप बड़ी सिटीज में रहना चाहते हो, एंड सपोज यू गेट इनटू आईएससी, यू मे और मे नॉट गेट अ बिग सिटी एज अ डीएम और एज अ सीईओ. Police is a full-time job. In foreign service, you might have to, uh, spend considerable amount of time away from your home, right? So अलग अलग सर्विसेज के अपने challenges हैं. You have to see
कि आपके टेम्परामेंट को क्या ज़्यादा सूट करता है, एंड व्हाटएवर यू गेट, यू गिव योर बेस्ट। सर अगर हम आपकी जर्नी में आपको पीछे जाने का मौका दें, अगर आप अपनी जर्नी में पीछे जाना चाहें, तो सर आप उस अमित कुमार को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं अभी? डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट विल नॉट कम इन द एग्जाम, ओके सर। और स्टार्ट वही करो जिसको फिनिश कर पाओ। प्रायोरिटाइज योर प्रिपरेशन, फिनिश द थिंग्स इन टाइम, एंड फिनिश इट इन वन गो। सर लास्ट में हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड रखना चाहते हैं और इसके बाद हम अपने वार्तालाप को समाप्त करेंगे। तो सर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। वन बुक दैट चेंज योर पर्सपेक्टिव। इकिगाई, आई थिंक। वन फेवरेट मोटिवेशनल कोट। The way you do anything is the way you do everything. वन मिथ अबाउट यूपीएससी। It's you have to be a genius, but the reality is that you just have to be consistent. वन थिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स शुड नेवर डू। Don't waste your time by getting distracted here and there. बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैबिट। I think the clock. Watch your time and measure your preparation. मोस्ट अंडररेटेड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। I think revision, because it seems boring, but it's the most essential part. Revision. प्रीलिम्स किलर मिस्टेक्स। I think less practice and more guesswork. मेंस किलर मिस्टेक्स। Writing what you know and not what has been asked. इंटरव्यू माइंडसेट। Either you will drive it or the board will. प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट बिगेस्ट सरप्राइज। Government sector gives you more stability and privileges. Private will give you maybe better pay package and perks, but work wise at a responsible position, they are not much different. सर कॉफी और टी व्हाइल स्टडीइंग। I am a coffee lover. प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर यू। When I helped someone where in the situation where I was actually also not sure whether I would help or not. इफ नॉट सिविल सर्विसेज देन व्हाट? Yoga, I suppose. वन पॉइंट फॉर टू योर 9th अटेम्प्ट। Perseverance. वन फाइनल मैसेज फॉर एस्पिरेंट्स। Take everything with a pinch of salt, including what I am saying, and focus on progress, not perfection. And one last thing, if you want to get succeed in anything in your life, just practice, practice, practice. सर हम आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और हम सबको इतना अच्छे से गाइड किया। आपने अपनी पूरी जर्नी को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपने अपनी स्ट्रेटजीज को हम सबके साथ शेयर किया, एक्सपीरियंस को शेयर किया। आपने हम सबको बहुत ज़्यादा गाइड किया इस वीडियो के माध्यम से। तो हम आपके लिए मतलब आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। Thank you so much. बाकी दोस्तों अगर आपके मन में अभी कुछ प्रश्न बचा हुआ हो जो आपके सर के माध्यम से आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर के माध्यम से डिस्कस करें और उसका एक जो सही आंसर हो सकता है वो आप सब तक पहुंचाए कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही। बाकी सर के साथ जुड़ने का जो भी माध्यम है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहां से जाकर सर के साथ जुड़ सकते हैं और एक सही गाइडेंस के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी को कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास एक सही गाइडेंस होती है तो आप कम समय में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।